हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आयुष पांडे फिजिक्स। अभी तक हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे की सारी वीडियोज देख सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन होता है उन वीडियोज को देखते समय तो आप कमेंट में लिखिए, मैं डेली कमेंट्स चेक करता हूं और उनके सबके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। और स्टूडेंट, ये जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझना चाहते हैं कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं? कंडक्टर्स तो भाई कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। सिंपल से डेफिनेशन है, कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। कंडक्टर्स आर दोज materials in which electric charge can flow. For example, all metals, it means aluminium, gold, silver, copper, etc. तो कोई भी मेटल है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। आगे हम लोग जब बाद में इलेक्ट्रिक कंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को और अच्छे से समझे। क्लियर स्टूडेंट कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों कर सकता है? बिकॉज जो भी रीजन्स होंगे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ये अपने नेक्स्ट चैप्टर का जो है अपनी सेकेंड यूनिट का पार्ट है। बट यहां हमें समझना होगा कि वो मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है उनको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर का सेकंड नाम है डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स। सिंपल सी बात है बेटा, वो सारे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है, वो कोई भी ऐसा मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स, इंसुलेटर आर those materials in which electric charge cannot flow. For example, माइका, वुड। वुड कैसा होना चाहिए? जो ड्राई वुड हो, ड्राई वुड, बिकॉज वेट वुड जो है हमारा वो कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। ड्राई वुड, पेपर्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, ये वो मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अब स्टूडेंट, हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट चैप्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज्यादा रोल होगा, पर क्या है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर को समझने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी समझना काफी जरूरी है। तो स्टूडेंट, होता क्या है, कोई भी अगर आप एटम लेते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं।
इट मींस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एंड इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने पास होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 न्यूक्लियस में चार्ज Z into E, where Z is the atomic number, E is the electric charge present in one proton into electric charge of electron. तो 1/4πε0 न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन R स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस उतनी कम रहेगी। बट जैसे जैसे हम मूव करते हैं आउटर मोस्ट सेल की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, ड्यू टू विच आर की वैल्यू जितनी ज्यादा हो गई तो फोर्स की वैल्यू उतनी कम हो गई। इट मींस यार कि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, तो वो लूजली बाउंडेड होता है टू द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे डिक्रीज कर। इन सच केसेस कि जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है उसको अगर एटम से बाहर निकालना हो तो वो इजिली निकाल सकता है, बिकॉज वहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कम। अब अगर हम आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल में प्रेजेंट रहेंगे। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस अगर हम हीट को प्रोवाइड करते हैं बाहर से, सराउंडिंग हीट अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी कम फोर्स से बाउंडेड है, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज करे। देन स्टूडेंट अगर हीट प्रोवाइड होगी इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। बट स्टूडेंट आपको ये याद रखना होगा कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ केवल कंडक्टर्स, इट मींस मेटल्स में होता है, बिकॉज मेटल में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, बाउंड चार्जेस कम होते हैं। इट मींस मेटल में इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रॉन जो है अनदर एटम से जो बॉन्ड बना के रखे हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड में ये चीजें नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन इजिली जो है रिमूव किया जा सकता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है। यार इन केस ऑफ एनी कंडक्टर, जो उसके एटम हैं उनके न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस ऑफ हीट प्रोवाइड करके उनको मेटल से बाहर निकाल सकते हैं। इट मींस उन एटम से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोले। तो कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू विच ये इलेक्ट्रॉन फ्री भी है, ड्यू टू विच इनमें यही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, और इन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब बढ़ते हैं हम लोग अपने, यार सिंपल सा अगर एक बार और एक्सप्लेन करने वाला चाहते हो आप, तो हम आपको बता सकते हैं कि कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, इंसुलेटर वो मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता। बिकॉज कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो हो सकते हैं, इसलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है। एंड इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इसलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज जब प्रेजेंट ही नहीं है, फ्री चार्ज ही नहीं है, तो फ्लो क्या करेगा? तो इसलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर का पूरा बेसिक होगा। आपको बड़े ही आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैप्टर को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, बड़े आराम से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। यार स्टूडेंट, बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस।
नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद बोलते हैं द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of any conductor is a measure of its ability to hold electric charge. सिंपल सी बात है यार। आप कैपेसिटी किसको बोलते हो? आप कैपेसिटी किसको बोलते हो? मान लीजिए सपोज दैट अपने पास एक ये बकेट है, इस बकेट की कैपेसिटी आप क्या बोलोगे? इस बकेट की कैपेसिटी आप क्या बोलोगे? भाई जितना वाटर इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी होल्ड बाय दिस बकेट, उसी को तो इसकी कैपेसिटी बोलोगे। सिंपल सी बात है यार। कोई भी चीज हो, अगर उसकी आपको कैपेसिटी बोलना है तो वो कितना अपने अंदर रख सकता है, उसी को तो आप उसकी कैपेसिटी बोलोगे। ठीक उसी तरीके यार एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, एक कंडक्टर का क्या होगा? एक कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा कि वो कंडक्टर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो कंडक्टर अपने अंदर स्टोर कर सकता। अरे जितना इलेक्ट्रिक चार्ज वो कंडक्टर अपने अंदर स्टोर करेगा वही तो इसकी कैपेसिटी हो, उसी को तो उसका कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार कि कोई कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज रख सकता है, जितना चार्ज वो कंडक्टर अपने अंदर रखेगा उसको उसकी कैपेसिटेंस। क्लियर स्टूडेंट? एकदम सिंपल सी बात है यार। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस हमको बतानी, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी स्टोर्ड बाय एनी कंडक्टर, वही तो होगी उसकी कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते चले जाए तो क्या होगा भाई? एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते चले जाते हैं। मान सपोज दैट ये कंडक्टर स्फेरिकल लेट किया हुआ है, हमने स्फेरिकल लेट कर लिया, नो प्रॉब्लम। देन स्टूडेंट इसको यूनिफॉर्मली चार्ज भी कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। इसने अपने बाहर किसी पॉइंट इसने अपने सरफेस में किसी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस किया वो 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। देन यहां इसके सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा? सिंपल सी बात है यार, E इज इक्वल टू dV/dr होता है। क्लियर? E इज इक्वल टू dV/dr और माइनस साइन लगाना है। देन dV इज इक्वल टू क्या बनेगा? dV इज इक्वल टू E इंटू dr एंड माइनस ले लेते बाहर। अब स्टूडेंट पुट कर देते हैं वैल्यू। यहां पे हम लोग कैपिटल R इसकी रेडियस रखते हैं तो कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है इस कंडीशन। देन स्टूडेंट 1/4πε0 Q बाई r स्क्वायर, Q बाई r स्क्वायर, सॉरी बाद में रखते हैं ये, अभी यहां पे स्मॉल r ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिमिट में रख देंगे। 0 टू कैपिटल R, सरफेस की बात कर रहे हैं, 0 टू कैपिटल R सरफेस की बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। dr। देन स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है v इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल।
इट मींस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया इसके सरफेस पे। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल। बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? dV/dr, और उसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। देन dV का वैल्यू E इंटू dr आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। नो प्रॉब्लम यार, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आ रहा है। ये वो पोटेंशियल है जो इसके सरफेस में आ रहा है। यहां पे आप अगर ये फॉर्मूला भी याद कर लेते, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R, सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो कि 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता था। अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लेते तो बेटा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद ये जो पार्ट है ये सब मैं इंक्लूड करूंगा। बिल्कुल परेशान मत, इसको अलग से इंक्लूड कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत। अभी केवल हम आपको ये शो करना चाहते हैं कि एक कंडक्टर में अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, टोटल चार्ज उसके सरफेस में आ जाता है, और उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल। एक कंडक्टर में Q चार्ज देने से कंडक्टर में जो पोटेंशियल आया वो 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आ गया। अब सोचो बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज करोगे, अगर यहां आप इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज करोगे, Q की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे, देन अगर Q आप इंक्रीज कर रहे हो तो V इंक्रीज होगा क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। एक कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। Q को इंक्रीज किया, V इंक्रीज होगा। आप बोल दो कि सर जी हमको इससे नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज करने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है, देन मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूं यार। एकदम सिंपल सी बात है, दूसरा मेथड सिखाता हूं, बिना किसी फार्मूले को आपको समझाता हूं कि किस तरीके चार्ज को इंक्रीज करने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है यार, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट है, आपको अपने माइंड में रखना है इसको। कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज करने से किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है। किसी भी शेप एंड साइज का ये कंडक्टर है, सोचो किसी भी शेप एंड साइज का कंडक्टर है भाई। इस कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो इसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी वो क्या है? इंफिनिटी। कॉन्सेप्ट को समझो, मजा आएगा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है वहां से क्या शुरू होता है? इंफिनिटी। अब स्टूडेंट, अगर आप इंफिनिटी से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर इसके सरफेस तक आते हो तो जो आप वर्क करते हो वही तो पोटेंशियल है। बोलो भाई, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंफिनिटी से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को रिपेल करेगा, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना, वही वर्क तो पोटेंशियल। अब स्टूडेंट, अगर आपने यहां पे चार्ज को इंक्रीज कर दिया, चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे, चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे, चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे इस कंडक्टर में। भाई कंडक्टर के अंदर तो चार्ज रह नहीं सकता, उसके सरफेस में हमें दिखाना है, बिकॉज जो लाइक चार्जेज होते हैं उनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स होता है, उनके अगेंस्ट जो रिपल्सिव फोर्स उनको जो है ना उनके सरफेस में ले आएगा, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो इसके सरफेस में प्रेजेंट होगा। अगर इसको आप इंक्रीज करेंगे तो इंफिनिटी से जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज आप लेके आ रहे हैं, ये चार्ज इंक्रीज होगा तो उस पर फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर चार्ज ज्यादा तो ये आपका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा तो आपका वर्क ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहां चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो इस पर लगने वाला जो फोर्स, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इंक्रीज होगी, और अगर ये इंक्रीज होगी तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट केवल इतना समझाना चाहते थे कि इंफिनिटी से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को जब लाओगे, वर्क करोगे वो पोटेंशियल।
चार्ज को इंक्रीज करोगे 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स बढ़ेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करोगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, amount of electric charge present in any conductor is directly proportional to its electric potential. It means हमें ये पूरी बात समझ में आई, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से, इस बात को समझने से ये क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज करने से कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज करने से कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज directly proportional to its electrical potential, so Q के इंक्रीज करने से भी इंक्रीज होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यार सिंपल सी बात है यार, का प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, इट मींस Q इज इक्वल टू द CV, ओके, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने ये समझा कि एक कंडक्टर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का बोलेंगे। दूसरी बात हमने ये समझा कि कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स electric potential, and Q is directly proportional to V, then we can say that Q is equal to CV, where C is a proportionality constant and it is known as capacitance of conductor. स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर अगर C है तो C को डिफाइन कैसे, अगेन C is equal to Q by V, C is equal to Q by V and its unit is coulomb per volt or farad। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है यार, C is equal to Q by V, when V is equal to 1 volt then C is equal to Q। नोट कर लीजिए सब, ये जितना है ये सब नोट कर लीजिए, सब बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहे बस बात को, रेगुलर वीडियो देखें, कॉपी कंप्लीट करें, ओके, नो प्रॉब्लम। चार्ज को अगर आप कंडक्टर में इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्लियर है भाई। चार्ज अगर आप कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ओके स्टूडेंट। अगर हमने V इज इक्वल टू 1 वोल्ट रख दिया तो C इज इक्वल टू Q आ गया, तो सिंपल सी बात है भाई कि कैपेसिटेंस है क्या कंडक्टर का, चार्ज ही तो है, C Q ही है, C इज इक्वल टू Q, C Q ही है, लेकिन कब, जब हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल कंडक्टर का इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज दिया है वही तो कैपेसिटेंस है। It means amount of electric charge given to any conductor to increase
its potential 1 volt is equal to the capacitance of that conduct. अब आप कहेंगे सर जी दो डेफिनेशन बता के कंफ्यूज कर दिया, तो भैया कंफ्यूज नहीं किया, सिंपल सी बात है यार। देखिए ना, अभी तो हम यही बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर कर सकता है कंडक्टर वो कैपेसिटेंस, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो देने पर उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यार एक बात, पूरी बात को अगर हम रिकॉल कर लेते, पहले तो सब नोट कर लीजिए आप, ओके। अब एक बार अगर हम पूरी बात को रिकॉल कर लेते हैं, पिक्टोरियल मेथड में पढ़ते हैं कि सर जी क्या कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के विषय में, तो आप समझेंगे। चलिए भूल जाइए सब कुछ जो हमने अभी तक पढ़ाया, क्योंकि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। भैया ये कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? वो कंडक्टर जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्लियर? मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट कैन बी होल्ड बाय एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब सिंपल सी बात है यार, एक ये कंडक्टर है, इसका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम इंक्रीज करने लगे, क्लियर? तो इंफिनिटी से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को जब ला रहे थे तो उसमें फोर्स इंक्रीज होने लगा। भाई चार्ज इधर इंक्रीज हो रहा है, तो लाने में जो चार्ज ला रहे हो उसमें फोर्स भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क है बाबू वी वो भी इंक्रीज होने लगा। चार्ज इंक्रीज करते हो तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में फोर्स इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच वर्क डन इंक्रीज होता है। वही 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जो वर्क हो रहा है वही तो पोटेंशियल। तो बाबू मेरे क्यू को इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच पोटेंशियल इंक्रीज होगा, उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इट मींस स्टूडेंट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C ही है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर V के प्लेस में रख दे 1 तो C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो भैया मेरे कितना चार्ज दे इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर को कितना चार्ज दें कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए? कितना बढ़ जाए इसका पोटेंशियल? कितना चार्ज दोगे कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए? वही चार्ज तो C है। क्लियर स्टूडेंट? इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यूनिट हुआ कूलम पर वोल्ट। हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वही यूनिट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि ये फैराड क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड, डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड, डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड, definition of 1 farad. Clear student? Definition of 1 farad. Since electrical capacitance of conductor formula या बाबू मेरे C is equal to Q by V, when Q is equal to 1 volt, Q is equal to 1 coulomb and V is equal to 1 volt, then C is equal to 1 by 1 is equal to 1 farad. 1 coulomb per volt is equal to 1 farad. तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसको 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता हो, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता हो,
तो इसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। ओके, तो सच कंडक्टर in which when we increase 1 coulomb electric charge, change in its electric potential is 1 volt, then the capacitance of such conductor will be equal to the 1 farad। तो भैया ऐसा कोई भी कंडक्टर जिसको 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज दे दो, उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो उसका कैपेसिटेंस जो है 1 फैरेड होगा। सिंपल सी बात है, नो प्रॉब्लम यार स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करते चले, इसको नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम यार स्टूडेंट, इसको नोट करिए बाबू मेरे, नोट करते चले। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अब आज तो भाई बातें होंगी कुछ खास खास, काफी चीजें रह गई हैं पीछे साइड जिनकी हम और बात कर लेते हैं इसी में, ठीक है। तो भाई जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, तो भैया सिंस Q इज इक्वल टू होता है IT। अब कह दो सर जी कहां से पढ़ा, अभी तो हमने पढ़ा नहीं, तो एकदम सिंपल सी बात है यार। 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है, 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो जाए उसको करंट बोलते हैं। तो T सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा उसको IT बोलेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू IT। सिंपल सी बात है भाई। देखिए किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, पुट कर देते वैल्यू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का हुआ A, टाइम का हुआ कैपिटल T, देन क्या बना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज AT। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट स्मॉल k, भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बोल रहे हैं। ओके, ये पुरानी बातें थी, रह गई थी, बात कर लेते हैं आज। Since F is equal to K Q1 Q2 by R square, then K is equal to FR square upon Q1 Q2। Then student K का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकला वो बन गया फोर्स का। फोर्स का क्या है, mLT पावर -2 मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अभी आया 80, सेकेंड चार्ज का प्रोडक्ट में है वो भी 80, क्या बना टोटल K का ml क्यूब T पावर -4 एंड A पावर -2, ml क्यूब T पावर -4 A स्क्वायर -2, A पावर -2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। इसको रखे रहेंगे अभी थोड़ा सा, क्योंकि इसका काम पड़ेगा इसमें। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी, ओके। तो भाई सिंस K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई K। तो भैया ये 1/4 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला रेसिप्रोकल हुआ इसका। तो m इनवर्स L पावर -3 T पावर +4 A पावर +2।
ओके, तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस और एयर यार कोई भी हो, किसी भी मटेरियल की हो, होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगा? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? बोलो बच्चों, नहीं हो यहां, ठीक है, जब पढ़ो तब बोल देना भाई। ई वो फोर्स ही है जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में लगता है। ओके, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इज इक्वल टू द फोर्स का ml T⁻⁻2 एंड चार्ज का at। क्या बना भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई? ml T⁻⁻3 सॉरी -3 A इनवर्स। ओके, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, सब नोट करते चले। अब बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V इज इक्वल टू कितना वर्क करना है 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V, फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू वर्क का बना ml² T⁻⁻2 एंड चार्ज का बना at। ओके, then dimensional formula of V, ml² T⁻⁻3 A इनवर्स। ओके, अब बात करते हैं इस चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला of electrical capacitance, dimensional formula of electrical capacitance। तो स्टूडेंट सिंस भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमने बताया वही है भाई जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर स्टोर कर सके, मतलब C अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कंडक्टर स्टोर कर सकता है अपने पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C क्या बना? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, तो भैया चार्ज का बना 80 और पोटेंशियल का क्या बना था मैं तो भूल गया भाई। क्लियर, पोटेंशियल का अभी मैंने निकाला, मैं तो भूल गया। चलिए दोबारा करता हूं मैं, ml² T⁻⁻2 वर्क का होगा 80 आएगा नीचे, तो भैया ये बन जाएगा जाके -3 और A इनवर्स। ओके, जैसा कि मैंने सोचा सही होगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, तो ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, m इनवर्स L⁻⁻2 T⁻⁻3 + 1 4, ओके, एंड A इनवर्स ये गया ऊपर तो A²। तो भाई इसको तो हम चेक करेंगे अभी, इसको तो हम अभी चेक करेंगे क्या बन रहा है ये m इनवर्स L⁻⁻2 T⁻4 एंड A²। ओके, नो प्रॉब्लम। अब
स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं आपसे इस विषय में कि भाई आपका कोर्स अगर कहीं से भी इनकम्प्लीट है तो प्लीज आप अपने कोर्स को कंप्लीट जरूर करें। स्टूडेंट अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो ये आपकी कमी है, आप इसको पूरा करिए। भैया मेरे एग्जाम तो आते हैं और बच्चे भी चले जाते हैं, लेकिन टॉप वही मारेंगे जो कंप्लीट करके जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में नीचे लिखें, आंसर मिलेगा आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और दूसरे बच्चों को शेयर करना है कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच।